ट्रायंगल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है ट्रायंगल। अगर कोई 90 प्लस स्टूडेंट अगर नंबर लाना चाहता है तो उसके लिए आप ट्रायंगल पढ़िए। और पता नहीं ट्रायंगल का कैसा भूत चढ़ा हुआ है, लोग कहते हैं समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। और सबसे ज्यादा सिंपल चैप्टर है ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको एक टॉपिक दे रखा है समरूप, इसमें क्या पढ़ते हैं हम हाई स्कूल में, समरूप, और 9th में है समरूपता। क्या है, समरूपता। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं आप, समरूप। सम्मिश्र होता है समान, सम्मिश्र क्या होता है, समान, और रूप मिश्र होता है आकृति। जिसकी आकृति समान हो उसे समरूप बोलते हैं। जैसे किसी का मतलब जो है लड़का हुआ तो वो बोलते हैं कि ये माँ पे गया है या पिता पे गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसमें क्या है, उसकी जो रूपरेखा है वो उसी की तरह है, तो उसे बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं उसे, समरूप। और अगर कोई बच्चा छोटा है और वो बड़ा हो गया, बड़ा होके उसका क्या हुआ, जैसे आकृति बदलने लगी छोटे से बड़ा इस तरीके से, तो सर्वांग सम। सर्वांग सम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग जो है, पिता के जो अंग है पुत्र के अंग के बराबर थोड़ी नहीं हो जाएंगे, छोटा है वो बड़ा है। समरूप का मतलब हो गया समान, दिखने में एक जैसा हो। जैसे हम ताजमहल गए, अब ताजमहल तो काफी बड़ा प्रसिद्ध है, अजूबा है, अब वहां से उसकी एक आकृति ले आए, 50-60 रुपए का एक चित्र ले आए, तो वो क्या है, उस जैसा है, वह है थोड़ी नहीं, उस जैसा है। समरूप का मतलब हो गया कतई देखने में उस जैसा हो और आकृति छोटी बड़ी हो सकती है। जैसा एक ये क्या है, सर्किल है, क्या है ये, सर्किल यानी वृत्त है ये। अब एक ये भी वृत्त है, तो वृत्त का मतलब हो गया ये क्या हो गया, इसमें एक जो है एक सेंटर होगा, यहां से यहां तक क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, लेकिन ये होगा कैसा, गोल होगा। ऐसा नहीं है सर्किल, ये सर्किल है, अब ये सर्किल थोड़ी नहीं है। सर्किल का मतलब हो गया जिसमें क्या हो, एक परिधि है इस तरीके से, ये क्या है, सर्किल है। तो सर्किल यानी वृत्त कैसा कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप। अब जैसे आप इसमें वर्ग की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, वर्ग की, तो वर्ग में ये निश्चित है उसकी चारों भुजाएं समान होंगी। कैसी होंगी, समान। अब जैसे ये मान लो इसकी भुजा 2 है तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। अब हमने कहा कि अब ये क्या है, ये आकृति भी क्या है, वर्ग की। इसकी भुजा मान लो 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4। तो कहने का मतलब दिखने में तो एक जैसा है, भुजा छोटी बड़ी है उससे क्या मतलब, दिखने में एक जैसा है तो उसे बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। तो एक वृत्त तो समरूप हो गया, एक ये हो गया। तीसरी आपकी आकृति जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल, जैसे त्रिभुज। और त्रिभुज में भी आप ध्यान रखें त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज इसमें है समबाहु, यानी इसकी भुजा इसके बराबर है, ये भुजा, यानी प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 का। अब ये है समबाहु त्रिभुज, मान लो इसकी भुजा है 3, कितनी भुजा है, 3, कितनी है, 3। अगर ये 3 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है और आपने क्या करा, इसको बना दिया 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 ये भी 2, तो इसका मतलब ये तो हुआ प्रत्येक भुजा बराबर तो है, तो ये इसका क्या है, रूप है। और वो भी कैसा है, समान। जैसे किसी का मकान जो है 200 गज में बना हुआ है और किसी का 50 गज में बना हुआ है, लेकिन उसने हूबहू नक्शा वैसे उतार दिया, तो इसे बोलते हैं समरूप। और सर्वांग सम, जिसके सभी अंग समान हो। अगर ये 2 सेंटीमीटर की इसकी प्रत्येक भुजा है तो अगला भी 2 सेंटीमीटर की हो, यानी सेम जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो इसे बोलेंगे सर्वांग सम। जिसके सभी अंग कैसे हो, समान, उसे बोलते हैं सर्वांग सम। तो आप समरूप पे विशेष फोकस करेंगे क्योंकि सर्वांग सम जो है वो क्या है, 9th का टॉपिक है। और उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो मिलेगी 9th वाले टॉपिक के लिए। जैसे कोई विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए आपको उसकी, लेकिन आपका मेन फोकस है 2023 में गणित में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें। इस समय में अगर आप जो है, आपका ग्राउंड मतलब लेवल जो है वो 0 है, आपको गणित में कुछ नहीं आता है, तब भी आप जो है बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चैप्टर जो है बहुत ज्यादा मजबूत करने हैं। उसमें कम समय लेने वाला और अच्छा चैप्टर क्या है, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। आपका क्या है उसमें, त्रिभुज। अब इसमें आपको समरूप की विशेषता आपको बता दें। जैसे ये त्रिभुज है ABC, इसमें ये भुजा तो समान है, ये भुजा कैसी है, समान, 2 है, ये 2 है, और ये कितनी है, 3 है, तो ये हो गया समद्विबाहु। कैसा हो गया, समद्विबाहु।
अब समद्विभाग हुआ इसकी, अब यहाँ पर क्या काम करा, ये समद्विभाग हुआ तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है। अगर प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है, अगला हमने ले लिया, इसमें ले लिया 5, इसमें ले लिया 7, इसमें ले लिया 8, तो ये वाला इसके समरूप नहीं होगा, ये इसके समरूप नहीं होगा। तो आप ये सीखे वृत्त कैसा है, समरूप, वर्ग कैसा है, समरूप, और अगला कौन सा आ गया आपका, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ये भी आपका कैसा है, समरूप। इसमें आपकी 6.1 जो एक्सरसाइज है वो केवल इसी पर आधारित है कि कौन सी आकृतियां समरूप होती है। वृत्त कैसी आकृति है, समरूप या सर्वांग सम, तो आपका जवाब होगा समरूप। वर्ग कैसी आकृति है, तो आपका जवाब होगा समरूप। क्यों होगा, क्योंकि आप उसकी आकृति में भुजाओं में चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी मतलब उसका रीजन होता है उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक भुजा जो होती है वो समान होती है। अब आप इसमें आगे बात करेंगे वृत्त, वृत्त में आप केवल त्रिज्या ही तो बदल सकते हैं, कुछ और तो बदल नहीं सकते। तो वही हम बता रहे हैं, जैसे अगर किसी का बेटा है, पुत्र है, उसका जन्म लिया, उसने क्या काम किया, उसकी आकृति सेम अपने मतलब पिता पे गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो 2 साल बाद जो है मतलब किसी और पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी जो चीजें आकृति है, जैसे नाक है, कान है, कुछ भी चीज है, वो मतलब उस पर लगे हुए हैं कि ये पिता को ही गया है। सुंदरता में अगर माँ को गया है तो माँ को गया, कहने रूप कहते नहीं, ये तो बेटा अपनी बुआ पे गया है, ये मम्मी पे गया है, ये इस तरीके की आप जानते ही हो। तो इसमें क्या है, उसको किसका रूप देंगे, समरूप, समान आकृति। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ उसने कह दी वो अपने पिता के बराबर पैदा हो गया, वो सर्वांग सम थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो आप किस पर बात करेंगे, समरूप पर। ओके, अब आगे को हम और चलाएं। इसमें आगे का जो टॉपिक है समरूप, इसमें 6.1 आपकी क्या हो जाती है, इसी बात को लेकर फिनिश हो जाती है। हम आगे चलेंगे 6.2 पर। 6.2 एक्सरसाइज क्या है, 6.2 भी जो है थेल्स प्रमेय पे। अगर थेल्स प्रमेय की बात करेंगे तो उसमें ये भी बहुत सिंपल है, 6.1 है, 2 है, 3 है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जागना पड़ेगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्याएं होती है वो किसमें होती है, वो आपको बता दें। यह लिखा है ए बी और सी, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी। तो इसमें हमने ये कोड लिया, अब ये कोड लिया तो इसमें आपने क्या काम करा, बी ए सी, क्या लिखा, बी ए सी। तो हम इसको लिख सकते हैं सी ए बी, बी ए सी या सी ए बी, यानी आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, अगर किसी प्रकार से अगर आपने बी ए सी लिख दिया तो आप सी ए बी लिख सकते हैं। इसमें मतलब जो है बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भैया पहले आप जो है सर ने बताया था कि बी ए सी है, अब जो हो गया सी ए बी। ऐसा तो नहीं मेरा वाला सही है या सर का गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एंगल जो है जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, मध्य में। जैसे हमने यहां पर लिया, अब इसका मान जैसे मान लो ए बी और सी है, और यहां पर हमने इसका मान रख दिया 60, कितना रख दिया, 60। तो आप उसको डिनोट कैसे करेंगे, कोण ए बराबर 60 अंश, बी ए सी बराबर 60 अंश, सी ए बी बराबर 60 अंश। यानी आप सिंगल से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोण, ये भी क्या है, कोण। तो किसको शो कर रहा है, ए। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए 60 है, कोण ए कैसा है, 60 है। इसका मतलब ये जो है इसको कैसे, ये दिशा निर्देश करता है कि बी किसकी ओर है, ए की ओर, यानी बी किसकी ओर है, ए की ओर, यानी बी ए सी। और ये सी ए बी यानी सी किसकी ओर है, ए की तरफ, तो सी ए बी। अब आप इसमें जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज को ज्यादा डीपली लेके जाओगे तो मतलब ज्यादा आप कंपटीशन में घुस जाओगे। त्रिभुज क्या है, यानी त्रिभुज एक प्रकार से ये मान लो ये क्या है, 3 रेखाएं हैं। कैसी हैं, 3 रेखाएं, और तीनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, परिच्छेद। और तीनों रेखाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसे त्रिभुज कहते हैं। सीधी सीधी बात है, 3 रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से क्या हो रही हो, घेर रही हो, और जो घेरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज की खासियत क्या होती है, इनके तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। अब इसमें भी आपको अगर थोड़ा और डीपली जाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज में भी एक विशेषता होती है, ए
बी सी। जो ए है ये शीर्ष कोण है, यानी वर्टेक्स है इसका, क्या है, वर्टेक्स। तो इसके सामने हमने मान लिया ए, बी के सामने हमने क्या मान लिया बी, और सी के सामने मान लिया हमने सी। त्रिभुज की सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता ये होती है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी अगर ए बी जोड़े हुए तो किससे अधिक होगा, सी से। इसी तरीके से बी और सी, ए बी सी। अब यहां पे हमने ले लिया बी सी, तो कौन रह गया, ए। तो इसका मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा है, अधिक। इसी को हम जो है क्या पढ़ते हैं, जिया का नियम, उसमें साइन ए और साइन बी साइन सी हो जाता है। ए बी सी बी सी है, तो अगला कितना हो जाएगा, सी ए बी। इसमें कह दिया दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव कैसा होता है, अधिक होता है। अब माइंड में ये जगह, अगर अधिक होता है तो इसका मतलब योग अधिक होता है, तो अंतर में भी कुछ ना कुछ होता होगा भाई, अंतर में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो एक इसमें एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अगर मान लो कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है, किसी ने बोल दिया भाई त्रिभुज है, ए बी बराबर दे रखा है 5 और बी सी बराबर दे रखा है 5 और सी ए बराबर दे रखा है 10। तो आपसे पूछ रहा है, ये एक रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से, कि इससे ये पूछा गया सी टेट में, सी टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है कि इससे त्रिभुज कैसा बनेगा। अब इसमें दो भुजाओं का जो योग है, दो भुजाओं का योग, वो तीसरी भुजा कैसे आ रहा है, बराबर। भाई साहब ये त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के अधिक हो जाएगा तो वो रेखा कैसी हो जाएगी, सररेख हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, सररेख। तो ये कैसा हो गया, रिजेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर होता मान लो 3, कितना हो जाता 3, तो आप चेक कर लीजिए 10 5 15 इससे अधिक है, 5 और 3 8 इससे अधिक नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। दो भुजाओं का योग आ ही नहीं रहा है तीसरे से अधिक, तीसरे से अधिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब त्रिभुज बनेगा कैसे, मान लो एक भुजा 3 है, एक 4 है, एक 5 है, आप चेक कर लीजिए 3 + 4 किससे बड़ा है, 5 से, त्रिभुज बन रहा है। 4 + 5 किससे बड़ा है, 3 से, त्रिभुज बन रहा है। 5 + 3 किससे बड़ा है, 4 से, त्रिभुज बन रहा है। क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा है, अधिक है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, त्रिभुज होगा, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं होगा। यहीं पर अगर हम इसको कट कर दें, दो भुजाओं का योग की जगह लिख दे अंतर, क्या लिख दे यहाँ पर, अंतर। क्या लिख दे, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव कैसा होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। अब इसमें क्या है, ये जो है, ये आप ध्यान रखें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये जो चोंच दिखाई दे रही है, जिधर को चोंच है वो चीज क्या होती है, बड़ी होती है। समझ रहे हैं बात को, ये चिड़िया की जो चोंच दिखाई दे रही है, यानी ए क्या है, यहां पर कौन बड़ा है, ए बड़ा है, और बी कैसा है, छोटा। कौन बड़ा है, ए। अब आप इसी में अगर ये देखो, जिधर को इसका ये मतलब इधर को ये बड़ा हो गया तो ये कैसा हो गया, छोटा। यहीं पर अगर आप समझ रहे हैं कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कैसा है, कम है, तो कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो सभी चीजें हटा दो और ये चीजें योग की जगह क्या कर दो, अंतर। क्या कर दो, अंतर। तो इस चिन्ह कैसा हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। ये डीपली इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आता है। आप ये सोचते हो हाई स्कूल में मेहनत कर लेना थोड़ी बहुत, फिर एग्जाम की तैयारी करेंगे, फिर कर ही लेंगे कुछ। सब कुछ भाई साहब आपको अगर जिसका बेस क्लियर नहीं है, आप मकान बना रहे हो और आपने क्या काम करा, वो वाला हिसाब हो गया ना, शादी वाला। शादी कितने की कर ली भाई साहब, 20 लाख की, ठीक है। और मजदूर जो आदमी आया उसका काम बढ़ा 300 रुपए का, और उसे चाहिए 300 रुपए, भाई साहब 300 रुपए दे दो। उन्हें 20 लाख की शादी कर रहे हैं, लेकिन मजदूर को 300 रुपए टाइम पे न दे पा रहे हैं। वही हिसाब होता है कंपटीशन का। कंपटीशन का अलग थोड़ी नहीं है। शादी 20 लाख की
और 300 रुपए का मजदूर बेचारा रो रहा है 3 दिन तक, उसे रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे ही हम मतलब जो है छठे से लेके इंटर तक अगर मेहनत से पढ़ लें तो किसी भी कंपटीशन को क्रॉस करने के लिए ऐसा नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे के लिए अगला मतलब इसी में कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए आप नेक्स्ट एक्सेस मतलब जो है वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल @teaching प्लेस बिसौली सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।